दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की क्लास जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र के लिए है, जिसमें हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है। अलग कैसे है आप खुद ही देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेट का पहला भाग। पहला प्रश्न जो है दोस्तों बहुत ही आसान से हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है ये देखिए, आपको बताना है, एक कथन है कि किसने कहा है कि राज्य जो है ये व्यक्ति का बृहद रूप है। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ये कथन किसका है आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा ये कथन यूनान के प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक प्लेटो का है। प्लेटो ने दोस्तों, प्लेटो जो है वो राज्य को व्यक्ति का बृहद रूप मानते हैं। प्लेटो का मानना है कि दोस्तों व्यक्ति की आत्मा में 3 गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं आप जानते हैं? विवेक, साहस और तृष्णा। और इन्हीं गुणों की प्रधानता के आधार पर राज्य में 3 वर्ग भी होते हैं। जैसे विवेक की प्रधानता वाले व्यक्ति जो है वो शासक वर्ग कहलाते हैं, साहस की प्रधानता सैनिक वर्ग, और तृष्णा की प्रधानता ये जो है तृष्णा की प्रधानता वाले व्यापारी या जो अन्य वर्ग उत्पादक वर्ग होते हैं वो शामिल होते हैं। तो राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ये यूनान के प्रसिद्ध विचारक प्लेटो का कथन है। प्लेटो व्यक्ति की आत्मा में 3 गुण मानते हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। विवेक का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्ग को शासक वर्ग, साहस का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्ग को सैनिक वर्ग, और तृष्णा का जो प्रतिनिधित्व करता है वो व्यापारी वर्ग है। तो व्यक्ति के गुणों के आधार पर ही राज्य में भी जो व्यक्ति होते हैं उनके गुणों का निर्धारण होता है। इसी आधार पर प्लेटो का कथन है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 2। देखिए प्रश्न संख्या 2 है आपका कि देखिए संसदीय व्यवस्था, प्रश्न लिख लेते हैं। संसदीय व्यवस्था जो है ये दल की भावना को सघन बनाती है। दल की भावना को सघन बनाती है। देखिए संसदीय व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती है और हमेशा इसे जीवंत रखती है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। संसदीय व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती है और हमेशा इसे जीवंत रखती है। ये कथन किसका है? तो उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है ये कथन लॉर्ड ब्राइस का है। लॉर्ड ब्राइस का कहना है कि संसदीय व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती है और हमेशा इसे जीवंत रखती है। और आप जानते हैं संसदीय शासन प्रणाली बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कार्यपालिका और विधायिका का संयोजन या संबंध पाया जाता है। संसदीय शासन व्यवस्था को उत्तरदायी शासन व्यवस्था भी कहा जाता है। अब आइए तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न आसान सा प्रश्न है। किस विचारक ने सबसे पहले सरकारों का व्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? सरकारों का व्यवस्थित वर्गीकरण किस विचारक ने सबसे पहले प्रस्तुत किया था? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? अरस्तु। अरस्तु ने दोस्तों सबसे पहले सरकारों का व्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था और सबसे पहले उसने शासकों की संख्या और शासन के उद्देश्य के आधार पर सरकारों का वर्गीकरण किया था। शासकों की संख्या में वो कहता है कि एक व्यक्ति का जब शासन होता है तो राजतंत्र होता है, लेकिन एक व्यक्ति के शासन का जो विकृत रूप होता है उसको आतताई शासन कहता है। कुछ व्यक्तियों के शासन को वो कुलीन तंत्र कहता है, जबकि उसके विकृत रूप को वर्गतंत्र कहता है। इसके अलावा अरस्तु ने जो व्यक्तियों की संख्या या शासकों की संख्या और शासन के उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण किया है, उसमें बहुत से व्यक्तियों का शासन जो है उसके सामान्य रूप को वर्गतंत्र या मध्यम वर्गतंत्र कहता है और उसके विकृत रूप को जनतंत्र कहता है।
तो देखिए एक प्रकार से आपसे ये प्रश्न आ सकता है कि जनतंत्र जो है दोस्तों, जनतंत्र को शासन का विकृत रूप किस विचारक ने माना है? तो सही उत्तर है अरस्तू। अरस्तू ने दोस्तों जनतंत्र या लोकतंत्र को शासन का विकृत रूप माना है, क्योंकि कहता है, अरस्तू का कहना है कि बहुत से व्यक्तियों का शासन जब विकृत रूप में होता है तो वो जनतंत्र की स्थिति में होता है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है आपका? कौन सा विचारक राज्य के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो आपको बताना है कि कौन से विचारक ऐसे हैं जो राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक संविदा या फिर सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो आपको बताना है कि कौन से विचारक सामाजिक अनुबंध सिद्धांत या सामाजिक संविदा सिद्धांत से संबंधित हैं। तो सबसे पहला नाम आप जो जानते हैं वो आता है हाब्स का। संविदावादी विचारकों में हाब्स महत्वपूर्ण है। उसके बाद दूसरा नाम आता है दोस्तों लॉक का, और एक नाम आता है आपका रूसो का। तो ये 3 विचारक सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे ही सामाजिक संविदा का नाम आता है आप हाब्स, लॉक और रूसो का नाम जानते हैं। दोस्तों हाब्स जो है, हाब्स सामाजिक समझौता के द्वारा राज्य की उत्पत्ति को मानता है। वो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन करता है और निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। लॉक जो है, लॉक की व्यवस्था संवैधानिक राजतंत्र की है, और रूसो सामान्य इच्छा की बात करता है कि संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित होती है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न या 5वां प्रश्न ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक कथन है, देखिए कथन पहले नोट कर लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में, प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को अर्पित करते हुए भी या समर्पित करते हुए भी किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता है। अपने को समर्पित नहीं करता है। ये किस विचारक का कथन है आपको बताना है। एक बार फिर से सुनिए। प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए भी किसी के हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता। ये कथन किसका है? तो उत्तर है दोस्तों, ये कथन संविदावादी विचारक रूसो का है। रूसो का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करता है, फिर भी वह किसी के हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता। और आप जानते हैं कि रूसो ने ये कथन सामान्य इच्छा के बारे में कहा है। सामान्य इच्छा के बारे में रूसो का कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए भी किसी के हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 6 क्या है आपका? देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, देखिए किस विचारक का विचार है कि सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करना संविधान का कार्य है। देखिए दोस्तों, किस विचारक का मानना है या किस विचारक का कथन है कि सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करना संविधान का कार्य है। आप जानते हैं संविधान दोस्तों नियमों और कानूनों का समूह होता है, जिसमें किसी राज्य यानी सरकार और जो शासित होते हैं उनके संबंधों का जो है उसमें वर्णन किया जाता है। और एक प्रकार से सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करना संविधान का कार्य है। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये कथन C.F. स्ट्रांग का है। दोस्तों C.F. स्ट्रांग ने ये कहा है कि सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करना संविधान का कार्य है। और संविधान में दोस्तों
सरकार न केवल सरकार के कार्य और दायित्व बल्कि नागरिकों के कार्य और दायित्वों के साथ साथ शासक और शासित यानी सरकार और जो नागरिक हैं उनके बीच संबंधों का निर्धारण किया जाता है। और इसी आधार पर C.F. स्ट्रांग का कथन है कि सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करना संविधान का कार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 7वां प्रश्न है। 7वें प्रश्न में हम एक कथन देखेंगे। कथन है, देखिए, वास्तविक कानून उसका आदेश है, वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार है। वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार है। ये कथन आपका किसका है, आपको बताना है। तो उत्तर है दोस्तों, वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार रहता है। ये कथन थॉमस हॉब्स का है। हॉब्स प्रसिद्ध समझौतावादी विचारक है और उसके अनुसार वास्तविक कानून संप्रभुता का आदेश होता है जिसे बलपूर्वक लागू किया जाता है, और प्राकृतिक कानून विवेक का आदेश है जिसका केवल अलंकारिक महत्व है। हॉब्स के अनुसार नागरिक कानून का मूल तत्व ये है कि उसमें आदेश अथवा बल प्रयोग का भाग निहित रहता है। इसलिए हॉब्स कहता है दोस्तों कि वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और आप जानते भी होंगे। देखिए, वैधानिक और राजनीतिक संप्रभुता। देखिए, वैधानिक और राजनीतिक संप्रभुता में भेद या विभेद किसने किया था, आपको बताना है। राजनीतिक और वैधानिक संप्रभुता में भेद किसने किया है? तो उत्तर क्या है दोस्तों? सबसे पहले A.V. डायसी। दोस्तों, A.V. डायसी वो विचारक हैं जिन्होंने सबसे पहले वैधानिक और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर किया था। वो कहते हैं कि विधिक संप्रभु जो कि संसद होती है, राजनीतिक संप्रभु जो कि निर्वाचक गण होती है, उनकी इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। A.V. डायसी ने वैधानिक और राजनीतिक संप्रभुता में विभेद किया था और वो कहते हैं कि विधिक संप्रभु किसी भी राष्ट्र में संसद होती है और राजनीतिक संप्रभु जो कि निर्वाचक गण या जनता होती है, उनकी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। यहाँ पर आपको बताना है कि देखिए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदात्मक शासन प्रणाली आप जानते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो है, इसका मुख्य गुण क्या होता है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मुख्य गुण या लक्षण क्या होता है, आपको बताना है। तो दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो है शक्ति पृथक्करण के या शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होती है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मुख्य गुण ये है कि ये जो है कार्यपालिका यानी सरकार, कार्यपालिका की स्थिरता को सुनिश्चित करने का कार्य करती है। तो दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मुख्य गुण ये है कि ये कार्यपालिका के स्थिरता को सुनिश्चित करती है, जबकि संसदात्मक शासन प्रणाली में सरकार की स्थिरता की गारंटी नहीं होती है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मुख्य गुण क्या है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मुख्य गुण ये है कि ये कार्यपालिका की स्थिरता को सुनिश्चित करने का कार्य करती है। अब आइए दोस्तों 10वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 10वां प्रश्न, बहुलवादी किस में विश्वास करते हैं?
दोस्तों बहुलवादी या बहुलवादी विचारक प्लूरलिस्ट जो हैं वो थिंकर जो हैं ये किस चीज़ में विश्वास करते हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों बहुलवाद जो है एकलवादी संप्रभुता के विरोध स्वरूप उत्पन्न हुआ था और इसमें क्या होता है, एकलवादी संप्रभुता में माना जाता है कि सत्ता किसी एक व्यक्ति में निहित होती है, उसका आदेश ही कानून होता है। लेकिन बहुलवादी विचारक जो हैं ये दोस्तों नाम मात्र की संप्रभुता में विश्वास करते हैं। ये सही उत्तर हो जाएगा। नाम मात्र की संप्रभुता में विश्वास करते हैं बहुलवादी विचारक। तो सही उत्तर है बहुलवादी विचारक जो है नाम मात्र की संप्रभुता में विश्वास करते हैं और उनका मानना है कि अन्य संघों की भांति राज्य भी एक संघ है। एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस वो राज्य को संज्ञा देते हैं। इसके अलावा वो नाम मात्र की संप्रभुता में विश्वास करते हैं। प्रमुख बहुलवादी विचारकों में कौन कौन से हैं याद कर लीजिए, लियो ड्यूगवी, ह्यूगो क्रैब, देखिए क्रैब, ड्यूगवी, लास्की, दोस्तों लास्की जो हैं ये भी बहुलवादी विचारकों में हैं। बार्कर भी महत्वपूर्ण विचारक हैं। इसके अलावा देखिए लिंडसे जो हैं और मैकाइवर, ये सभी बहुलवादी विचारकों की श्रेणी में आते हैं। बहुलवादी विचारक नाम मात्र की संप्रभुता में विश्वास करते हैं। बहुलवादी विचारकों में मुख्य रूप से लियो ड्यूगवी, ह्यूगो क्रैब, हैराल्ड जे लास्की, अर्नेस्ट बार्कर, लिंडसे और आर.एम. मैकाइवर आदि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 है आपका। हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या है, कौन संपूर्ण वयस्क मताधिकार का विरोधी था। कौन सा विचारक जो है ये संपूर्ण वयस्क मताधिकार का विरोधी था, आपको बताना है। देखिए प्रश्न आपका ये है, कौन विचारक संपूर्ण वयस्क मताधिकार का विरोधी था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर है जे.एस. मिल। जे.एस. मिल जिनका पूरा नाम जॉन स्टुअर्ट मिल था, इन्होंने बहुल मताधिकार या आनुपातिक मताधिकार का वकालत की थी और वो संपूर्ण वयस्क मताधिकार के विरोधी थे। उसका कहना था या मिल का मानना था कि सभी व्यक्तियों को एक समान मत नहीं प्राप्त होना चाहिए, मत देने का अधिकार नहीं प्राप्त होना चाहिए और जो योग्य लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे यानी शिक्षित लोग हैं, धनी लोग हैं, इनके मतों का मूल्य जो है अन्य लोगों के मतों के मूल्य से अलग होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। तो इस आधार पर जे.एस. मिल जो हैं वो बहुल मताधिकार के प्रवर्तक या बहुल मताधिकार के समर्थक हैं, जबकि बेंथम ने एक व्यक्ति एक वोट यानी हर व्यक्ति के मत का समान मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जे.एस. मिल का मानना है कि मतों को गिना नहीं बल्कि तौला जाना चाहिए और इसी आधार पर ये माना जाता है कि जे.एस. मिल संपूर्ण वयस्क मताधिकार का विरोधी था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 12। आइए देखते हैं। 12वां प्रश्न है कि रूसो का संप्रभु, देखिए रूसो समझौतावादी विचारक है। रूसो का जो संप्रभु होता है या जो शासक होता है ये हाब्स का लेवायथन। रूसो का जो संप्रभु शासक है ये हाब्स का लेवायथन है जिसका सिर कटा हुआ है। देखिए ये एक कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण और आप जानते हैं जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में दोस्तों समझौतावादी विचारक अलग से टॉपिक दिया गया है। तो इसमें आप ये समझ लीजिए कि इसमें हाब्स लाक और रूसो से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न तो अवश्य ही पूछे जाएंगे और इसमें विचारकों हाब्स और लाक और रूसो के संबंध में अन्य विचारकों द्वारा जो टिप्पणियां की गई हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको बताना है कि रूसो का संप्रभु या शासक हाब्स का लेवायथन है जिसका सिर या जिसका शीश कटा हुआ है। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है दोस्तों ये कथन वाहन का है। वाहन एक विचारक हैं, वो कहते हैं कि रूसो का जो संप्रभु शासक है वो हाब्स का लेवायथन है जिसका सर कटा हुआ है। दोस्तों देखिए रूसो का जो संप्रभु है वो सामान्य इच्छा या जो जनरल विल है रूसो उसको संप्रभु मानता है,
और सामान्य इच्छा की पहचान की नहीं जा सकती है, आप जानते हैं। इसीलिए जो है नियंत्रण विहीन और बाध्यकारी सत्ता को देखते हुए वाहन ने रूसो के श्रमप्रभु को सिर विहीन लेवायथन कहा है। और दोस्तों देखिए, रूसो की सामान्य इच्छा हाब्स के लेवायथन की तरह पूर्ण सत्ता संपन्न है, लेकिन जो हाब्स का लेवायथन है उसकी तरह उसका कोई चेहरा दिखाई नहीं देता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि रूसो का संप्रभुताधारी जो है ये दोस्तों हाब्स के ऐसे लेवायथन की तरह है जिसका कि सिर काट दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 13 यानी 13। आपको बताना है कि विधि के शासन का सिद्धांत या रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किसने किया था। इसको इंग्लिश में रूल ऑफ लॉ भी कहा जाता है। तो आपको बताना है विधि के शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो उत्तर है दोस्तों, कौन है आप जानते हैं, डायसी। डायसी एक ब्रिटिश संविधान वेत्ता थे या विधिवेत्ता थे। इन्होंने विधि के शासन या रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत को जो है दोस्तों इन्होंने सबसे पहले प्रतिपादित किया था और इनकी कृति का नाम था इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें इन्होंने इंग्लैंड के शासन को विधि के शासन की संज्ञा दी थी। इसलिए विधि के शासन का प्रतिपादन करने वाला दोस्तों पहला विचारक जो हैं ये डायसी को माना जाता है। तो सही उत्तर है विधि के शासन का जो है सिद्धांत, विधि के शासन का सिद्धांत या रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत जो है ये एवी डायसी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। ये है, किसने कहा है कि सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है। देखिए, सत्ता जो है ये औचित्यपूर्ण शक्ति है, यानी ऐसी शक्ति जिसमें औचित्यपूर्णता निहित है। ये कथन किसका है। तो सही उत्तर दोस्तों ये कथन मैक्स वेबर का है। याद कर लीजिए, सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है, ये मैक्स वेबर का कथन है। और मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने प्रकारों का वर्गीकरण किया है दोस्तों। मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकारों का वर्णन किया है, परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और वैधानिक सत्ता। वेबर इसमें से वैधानिक सत्ता को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं और उनका ये कहना है कि सत्ता एक निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग के एक अधिकार का दावा करते हैं और कुल मिलाकर सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है, ये मैक्स वेबर का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 क्या है आपको बताना है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। देखिए फिर हम आ गए अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में। प्रश्न पहले देख लीजिए, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में दोस्तों मंत्रिमंडल के सदस्य जो होते हैं, क्या वे जो है किसी सदन के सदस्य होते हैं कि नहीं, आपको बताना है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो है मंत्रिमंडल के सदस्य किसी सदन के सदस्य होते हैं या नहीं। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल के सदस्य जो हैं दोस्तों ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं और ये राष्ट्रपति द्वारा अपनी इच्छानुसार चुने जाते हैं। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है दोस्तों कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल या कैबिनेट के जो सदस्य होते हैं वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। ये एक हम कथन के बारे में चर्चा करेंगे और ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि किसका कथन है कि राजनीति जो है दोस्तों, राजनीति समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। ये प्रश्न बार बार आता है और महत्वपूर्ण भी है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। एक कथन है कि राजनीति समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, ये कथन किसका है। तो उत्तर है दोस्तों ये कथन
डेविड ईस्टन का है। डेविड ईस्टन का कहना है कि राजनीति समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। और आप जानते हैं कि अमेरिका में जो व्यवहारवादी आंदोलन की शुरुआत हुई थी उसमें ईस्टन महत्वपूर्ण व्यवहारवादी विचारक हैं और एक प्रकार से राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के प्रवर्तक और उत्तर व्यवहारवाद दोनों के प्रवर्तक डेविड ईस्टन को माना जाता है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है दोस्तों? एक प्रश्न पूछा जाता है कि पब्लिक वेलफेयर स्टेट या लोक कल्याणकारी राज्य। दोस्तों, लोक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट, ये मुख्य रूप से देखा जाए तो लोक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट किन किन विचारधाराओं का संश्लेषण है, आपको बताना है कि लोक कल्याणकारी राज्य किन दो विचारधाराओं का संश्लेषण है। और ये प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है दोस्तों। हाँ, ये कई बार पूछा गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य किन व्यवस्थाओं या किन विचारधाराओं का संश्लेषण है। तो देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य दोस्तों उदारवाद और समाजवाद, देखिए उदारवाद और समाजवाद का संश्लेषण माना जाता है लोक कल्याणकारी राज्य। दोस्तों, उदारवाद और समाजवाद दोनों संकल्पनाओं का समावेश कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट में पाया जाता है। दोस्तों, उदारवाद में आप जानते हैं लिबर्टी यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता को विशेष महत्व दिया जाता है और समाजवाद में क्या है, इक्वालिटी या समानता को विशेष महत्व दिया जाता है। तो कल्याणकारी राज्य या लोक कल्याणकारी राज्य एक प्रकार से उदारवाद और समाजवाद, दोस्तों उदारवाद और समाजवाद दोनों के दोनों विचारधाराओं के जो अच्छी चीज़ें हैं उनका संश्लेषण माना जाता है। तो सही उत्तर है लोक कल्याणकारी राज्य जो है दोस्तों ये उदारवाद और समाजवाद का संश्लेषण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 18। ये प्रश्न है आपका, कठोर संविधान क्या होता है? कठोर या रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो इसकी परिभाषा आप जान सकते हैं, कठोर संविधान किसे कहते हैं या कठोर संविधान क्या होता है। तो दोस्तों ऐसा संविधान जिसमें जो संशोधन है वो विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से संशोधित नहीं हो सकता है। विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से, उसमें सामान्य प्रक्रिया से जिस संविधान में संशोधन नहीं हो सकता है उसे कठोर संविधान कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ऐसा संविधान जिसमें विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से संशोधन नहीं हो सकता है उसे कठोर संविधान या रिजिड संविधान की संज्ञा दी जाती है। तो सही उत्तर है, कठोर संविधान वो संविधान होता है जिसमें विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से संशोधन नहीं हो पाता है, और नमनीय संविधान या नरम संविधान वो है जिसमें विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया से संशोधन हो सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 19। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि भारतीय संविधान को किस विचारक ने, देखिए भारतीय संविधान को किस विचारक ने अर्धसंघात्मक प्रकृति का बताया है। आपको बताना है कि अर्धसंघात्मक प्रकार का संविधान किस विचारक ने भारतीय संविधान को कहा है। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है, ये विचारक हैं के.सी. वियर। दोस्तों, के.सी. वियर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक संविधान की संज्ञा दी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। के.सी. वियर ने दोस्तों भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक संविधान की विशेषताओं से युक्त माना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, आप जानते हैं NATO, नाटो जिसको कि हम कहते हैं नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
देखिए नाटो क्या है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन क्या है, आपको बताना है। तो दोस्तों आपसे जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और संगठन के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जीआईसी प्रवक्ता में आपके सिलेबस के अंतर्गत भी लास्ट जो टॉपिक है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों से संबंधित है। आपसे पूछा गया है कि नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, या हिंदी में पूछ लिया जाए उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन क्या है। तो दोस्तों नाटो एक सैनिक गठबंधन है। नाटो की प्रकृति सैनिक गठबंधन की है और ये सार्क और आसियान से पूरी तरह भिन्न है, क्योंकि दक्षेश और आसियान जो है ये क्षेत्रीय सहयोग के लिए गठित संगठन है, जबकि नाटो सैनिक गठबंधन है। दोस्तों नाटो की स्थापना 1949 में की गई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 क्या है दोस्तों, आपको बताना है कि नौकरशाही संसदात्मक प्रजातंत्र का मूल्य है। यहाँ पर देखिए एक कथन है, नौकरशाही संसदात्मक प्रजातंत्र का मूल्य है या नौकरशाही संसदीय प्रजातंत्र की कीमत है। आपको बताना है कि ये कथन किसका है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, परीक्षाओं में स्टेटमेंट क्वोट्स कोटेशन एंड स्टेटमेंट के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको बताना है कि नौकरशाही संसदात्मक प्रजातंत्र का मूल्य है, ये कथन किसका है। तो सही उत्तर है दोस्तों नौकरशाही संसदीय प्रजातंत्र का मूल्य है, ये कथन हर्बर्ट मॉरिसन का है। याद कर लीजिए, हर्बर्ट मॉरिसन ने कहा है कि नौकरशाही संसदात्मक प्रजातंत्र का मूल्य है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो है ये प्रश्न संख्या 22 है आपका। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून जिसको कि आप इंटरनेशनल विधि या इंटरनेशनल लॉ कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून का जनक दोस्तों किस विचारक को कहा जाता है, या कौन सा विचारक अंतर्राष्ट्रीय कानून के जनक के रूप में विख्यात है। तो सही उत्तर है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता या अंतर्राष्ट्रीय कानून का जनक ह्यूगो ग्रोसियस को माना जाता है। ह्यूगो ग्रोसियस दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कानून या इंटरनेशनल लॉ के जनक के रूप में जो है ये जाने जाते हैं। तो सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है इसके जनक ह्यूगो ग्रोसियस हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून का मूल आधार जो है राज्यों की आम सहमति होता है, और आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून विषयों और संधियों का एक सेट होता है जो राष्ट्र राज्य या जो नेशन स्टेट होते हैं उनके द्वारा मान्यता दी जाती है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कानून जो होते हैं वो राष्ट्रीय कानूनों से अलग होते हैं। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न क्या है आइए देख लेते हैं। आपको बताना है बांडुंग सम्मेलन। दोस्तों आपको बताना है बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था या किससे संबंधित है, बांडुंग सम्मेलन के बारे में। तो सही उत्तर है दोस्तों बांडुंग सम्मेलन ये शीत युद्ध के दौरान 1955 में आयोजित किया गया था। तो बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था, उत्तर है दोस्तों बांडुंग सम्मेलन दोस्तों ये 1955 में आयोजित हुआ था। और आप जानते हैं शीत युद्ध या कोल्ड वार के दौरान दो ध्रुवों में विभाजित विश्व में नए स्वतंत्र राज्यों की भूमिका क्या होगी, इसका उत्तर खोजने के लिए 18 अप्रैल 1955 को दोस्तों बांडुंग में अफ्रीका और एशिया के नए स्वतंत्र देशों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन का उद्देश्य ऐसी न्याय संगत लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करना था जहां युद्ध की कोई संभावना न रहे। तो सही उत्तर है बांडुंग सम्मेलन 18 अप्रैल 1955 में एशिया और अफ्रीका के नए स्वतंत्र हुए देशों का जो है एक सम्मेलन हुआ था, और ये सम्मेलन शीत युद्ध जब अपने चरम पर था उस समय आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है देखिए प्रश्न संख्या 24। इसमें आपको बताना है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जिसको इंग्लिश में आप इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कहते हैं, ये कब
मनाया जाता है और या फिर ये क्यों मनाया जाता है, आपको इसका उत्तर बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। उत्तर आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा द्वारा पेरिस में 10 दिसंबर 1948 को, डेट याद रखिए जो ईयर है, अंतर्राष्ट्रीय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ दोस्तों, इसके अंग जो महासभा है हमारा जनरल असेंबली, इसके द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को अंगीकृत किया गया था। और इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के उपलक्ष्य में 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो घोषणा पत्र है उसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो यहाँ पे उत्तर मैं बता दे रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों की या मानवाधिकारों की जो घोषणा पत्र या चार्टर हैं उसमें कुल 30 अनुच्छेद हैं दोस्तों। तो सही उत्तर है 10 दिसंबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और इसमें कुल 30 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 25, थोड़ा सा आसान सा है। एक प्रश्न है, आपको बताना है कि एक कथन है कि इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं है। इंग्लैंड का संविधान आप जानते हैं कि अलिखित है, और एक कथन है, किसी विचारक ने कहा है कि इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं है। ये कथन किसका है? तो सोचिए आप, इसका उत्तर क्या होगा? इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है दोस्तों डी टाकविले। डी टाकविले को आप जानते होंगे। डी टाकविले दोस्तों स्वतंत्रता और समानता को विरोधी मानने वाले विचारकों में हैं, और इनका कथन है कि इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं है। तो सही उत्तर है दोस्तों इंग्लैंड में कोई संविधान नहीं है, ये डी टाकविले का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 26, आपको बताना है कि संघीय व्यवस्था में किस संस्था को, देखिए संघात्मक और एकात्मक शासन होता है, तो आपको बताना है संघात्मक व्यवस्था में, देखिए प्रश्न है, प्रश्न नोट करते हैं, संघात्मक व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाए कि संघीय शासन व्यवस्था में या संघात्मक व्यवस्था में दोस्तों किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है, तो ये हो जाएगा हमारी जुडिशरी या न्यायपालिका। दोस्तों न्यायपालिका या जुडिशियरी को संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच जो लिखित संविधान के द्वारा शक्तियों का आवंटन किया जाता है, विभाजन किया जाता है दोस्तों। और संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था में दोस्तों इसमें होता ये है कि संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान का संतुलन चक्र न्यायपालिका को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27 देख लेते हैं। आपसे यदि ये पूछा जाए भारत के विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, यानी भारत की विदेश नीति जो है वो किन सिद्धांतों पर या किन नीतियों पर आधारित है, भारत की विदेश नीति की जो है प्रमुख विशेषताएं आपसे पूछी जाएं तो आप बताएंगे क्या क्या विशेषताएं भारतीय संविधान की हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान या भारतीय विदेश नीति जो इंडिया फॉरेन पॉलिसी है, इसकी विशेषताएं ये हैं कि जो भारत की विदेश नीति है ये गुटनिरपेक्षता पर आधारित है। तो याद कर लीजिए, भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता पर आधारित है। ये शांति और सहयोग की नीति पर कार्य करती है।
भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्षता, शांति की विदेश नीति है। इसके अलावा इसमें पंचशील के सिद्धांतों पर दोस्तों बल दिया गया है। तो देखिए, भारत की विदेश नीति का मूल आधार गुटनिरपेक्षता है, यानी ये किसी भी गुट में जो गुटनिरपेक्षता के गुट हैं, दो ध्रुव हैं जो उसमें किसी में भी शामिल नहीं होती है। और भारत की नीति शांति की नीति है। पंचशील के सिद्धांतों में यहाँ पर सहमति है। और पंचशील के जो सिद्धांत हैं उसमें 5 सिद्धांत हैं: क्षेत्रीय संप्रभुता और अखंडता का सम्मान, परस्पर एक दूसरे पर आक्रमण न करना, एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और परस्पर मित्रता को बनाए रखना और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास करना। तो ये सारी चीज़ें भारतीय विदेश नीति के मूलभूत आधारों में जो हैं शामिल हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा भारत की विदेश नीति की विशेषताओं में गुटनिरपेक्षता, शांति की नीति, पंचशील के सिद्धांत, ये सभी महत्वपूर्ण सिद्धांतों में शामिल हैं आपके। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 28 क्या है आपका, किस राजनीतिक विचारक के दर्शन को, दोस्तों आपको बताना है कि किस राजनीतिक विचारक या किस विचारक के दर्शन को शूकर दर्शन, शूकर का मतलब सुअर होता है, तो किस विचारक के दर्शन को शूकर दर्शन या पिग फिलॉसफी कहा जाता है। आपको बताना है किस विचारक के दर्शन को शूकर दर्शन की संज्ञा दी जाती है। तो कौन सा है दोस्तों, सही उत्तर है शूकर दर्शन जो है जेरमी बेंथम के विचारों को कहा जाता है। और एक विचारक हैं थॉमस कार्लाइल। थॉमस कार्लाइल ने बेंथम की दर्शन की आलोचना करते हुए इसे सुअर का दर्शन या शूकर दर्शन कहा था। कार्लाइल दोस्तों ये कहते हैं कि बेंथम का जो उपयोगितावाद है ये सुखवाद की संकल्पना के लिए उपयुक्त है, क्योंकि बेंथम साधनों के सही होने पर जोर नहीं देता। उसका कहना है कि सुखों की मात्रा जो है ये बढ़नी चाहिए, और उसके लिए जो है उसमें वो कहता है कि कविता पढ़ना और जुआ खेलना में यदि समान सुख मिल रहे हों तो दोनों सुख बराबर हैं। तो इस तरह से वो कहता है कि कार्लाइल ने बेंथम के दर्शन को सुअर दर्शन की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 29। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिपब्लिक, आप जानते हैं कि रिपब्लिक प्लेटो द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आपको बताना है कि रिपब्लिक जो है ये किस शैली में लिखा गया ग्रंथ है। आपको बताना है रिपब्लिक ग्रंथ की रचना किस शैली में की गई है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, रिपब्लिक आप जानते हैं रिपब्लिक ग्रंथ प्लेटो द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये न्याय पर आधारित है। इसको कंसर्निंग जस्टिस नाम का दूसरा शीर्षक भी दिया जाता है। और रिपब्लिक दोस्तों ये संवाद शैली या डायलॉग्स के रूप में लिखा गया है। तो रिपब्लिक ग्रंथ जो है प्लेटो का ग्रंथ है जो संवाद शैली या डायलॉग्स के रूप में लिखा गया है। इसकी रचना यूनानी दार्शनिक प्लेटो द्वारा 375 बीसी में की गई थी और ग्रीक भाषा में की गई ये रचना सुकरात के संवादों का संकलन है, जिसमें न्याय, राष्ट्र, राज्य और व्यक्ति के आदर्श रूपों की चर्चा की गई है। एक प्रश्न ये भी आता है कि रिपब्लिक के जो पात्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो रिपब्लिक के जो पात्र आते हैं दोस्तों उसमें मुख्य रूप से पॉलीमार्कस, एंडीमेंट्स, ग्लाउकन, थ्रेसिमेकस और सिफालस आदि आते हैं। तो दोस्तों ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिपब्लिक की रचना संवाद शैली में की गई है और इसके रचनाकार दोस्तों ये प्लेटो हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रिपब्लिक की रचना जो है ये संवाद शैली या डायलॉग्स के फॉर्म में की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है ये आपको बताना है कि किस जो है आप देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 30 और आज के वीडियो का हम आखिरी प्रश्न इसमें कवर करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। इसमें हम जो है आपको बहुत ही आसान सा एक प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों या भारतीय संविधान के निर्माताओं ने, देखिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने
ये आसान सा प्रश्न है, पहले से मैं बता दे रहा हूँ और आप लोग इसका उत्तर जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि कई कई बार आसान प्रश्न आप गलत कर देते हैं। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संघवाद या जो फेडरलिज्म है इसकी अवधारणा को, संघवाद को कहाँ से या किस देश के संविधान से ग्रहण किया था। आप जानते हैं भारतीय संविधान में कई देशों के संविधानों का प्रभाव पड़ा है और कई जगहों से यहाँ पर कई चीज़ें ग्रहण की गई हैं। आपको बताना है भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संघवाद की अवधारणा को कहाँ से ग्रहण किया है, तो सही उत्तर है कनाडा। भारतीय संविधान में जो संघवाद है वो कनाडा के संविधान से प्रेरित है और भारतीय संविधान के संघीय ढांचे के अनेक लक्षण कनाडा के संघीय ढांचे से मेल खाते हैं, जैसे कि शक्तिशाली केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, केंद्र और राज्य संबंध, इसके अलावा केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और उसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहना अपने जो है पद पर, ये सभी कनाडा के संविधान से प्रेरित हैं। तो सही उत्तर भारतीय संविधान निर्माताओं ने संघवाद की अवधारणा को कनाडा के संविधान से लिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। इसमें हमने परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जो आपके आगामी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता यानी GIC प्रवक्ता परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा इस तरह का जो हम क्लासरूम टाइप का या क्लास टाइप का अध्ययन करवा रहे हैं ये कैसा लग रहा है आपको, इसके बारे में भी हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि अगर जो आपको अच्छा लग रहा हो तो हम इसको आगे कंटिन्यू करें, अन्यथा हम इस सीरीज़ को न चलाकर जैसा आपको पसंद हो उस तरह की सीरीज़ चलाएंगे। वैसे मुझे लगता है कि ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं या शुरू किए हैं ये आपको पसंद आएगा, लेकिन अपना फीडबैक हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लग रहा है और इससे आपको कितना लाभ हो रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।